बात यह है कि ये फैक्टर्स हमने पढ़ लिया। अब इसको जो अप्लाई करना है हमको रिएक्शंस के डिफरेंट टाइप के, यानी कि डेल्टा एच फॉर ए रिएक्शन। किसी रिएक्शन में डेल्टा एच की इंपॉर्टेंस क्या होती है और इसको निकालते कैसे हैं ये समझो पहले। देखो डेल्टा एच की हमारे पास दो वैल्यूज़ पॉसिबल है, एक नेगेटिव वैल्यू और दूसरा है डेल्टा एच की हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू। हाँ के ना? अब देखो डेल्टा एच नेगेटिव कब आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि डेल्टा एच होता है डेल एच फाइनल माइनस एच इनिशियल। तो ये कब आएगा? जब इनिशियल एंथैल्पी इज ग्रेटर देन फाइनल एंथैल्पी, या यूँ कह सकते हैं कि जब रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से ज़्यादा हो। हाँ के ना? और दूसरी कंडीशन है हमारे पास पॉजिटिव वाली, ये कब आएगा? डेल्टा एच इज इक्वल टू फॉर्मूला सेम रहेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो कंडीशन बदल जाएगी कि फाइनल जो है वो इनिशियल से ज़्यादा होगी, या इसको हम कह सकते हैं प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी है वो रिएक्टेंट के एंथैल्पी से ज़्यादा है। ठीक है ना? अब देखो इसका एक और तरीका है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हमारे पास दो तरह की रिएक्शंस हो सकती हैं, एक तो हो सकती है एक्सोथर्मिक और दूसरी हो सकती है हमारे पास एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि रिएक्शन की एंथैल्पी की, तो एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच होता है नेगेटिव और एंडोथर्मिक के लिए क्या बोला? डेल्टा एच पॉजिटिव। तो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस बाय द ग्राफिकल मेथड। देखो एक ग्राफ ले लिया बना दिया हमने, और ग्राफ में देखो कि यहाँ पर एनर्जी लेते हैं हम रिएक्शन की, यहाँ पर हम लेते हैं एनर्जी। ठीक है, यहाँ ले लिया हमने एनर्जी, और यहाँ पर चेंज इन कंसंट्रेशन, यहाँ पर एनर्जी और चेंज इन कंसंट्रेशन। अब देखो सुनो, जो एक्सोथर्मिक का ग्राफ है किस तरह से आएगा? इस तरह से आएगा। और जो एंडोथर्मिक का ग्राफ है वो किस तरह से आएगा? इस तरीके से आएगा। ठीक, अब ये क्या है? ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना, पॉइंट ए और दिस इज पॉइंट बी। पॉइंट ए रिएक्टेंट एनर्जी और पॉइंट बी है प्रोडक्ट एनर्जी। सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर ये रिएक्टेंट का हो गया और यहाँ पर ये प्रोडक्ट का हो गया। अब देख दोनों को हम करते हैं एक्स्ट्रा प्लॉट, दोनों को हम एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं। इधर देखो, दिख रहा है? चेक करो, ये जो वाई एक्सिस है ना, ये एनर्जी को बता रहा है। जब हम इसको टच कर रहे हैं तो किसकी एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है? देख रहा हूँ फर्स्ट वाले में ए की। ए क्या है? रिएक्टेंट, यानी कि क्या दिख रहा है हमको यहाँ पर? हमको दिख रहा है कि एच रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एच प्रोडक्ट, और जब एच रिएक्टेंट ग्रेटर देन एच प्रोडक्ट होगा तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा? नेगेटिव। हाँ के ना? और दूसरी कंडीशन में देखो, ये देखो टच कर रहा है वाई एक्सिस को। यहाँ पर बताओ किसकी एच ज़्यादा है, प्रोडक्ट की या रिएक्टेंट की? प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट, तो ये हमारा हो गया एंडोथर्मिक। तो सवाल समझ गए ना आप, कि पूछेगा कि डेल्टा एच से कैसे, हाउ यू कैन डिसाइड दिस इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना?
And what is the relation between the enthalpy of product and reactant also? क्लियर है ना ये बात? तो इस तरह से एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज हमने देखी थी, पिछला वाला याद रखना, कि डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशन भी हमने निकाला था, उसको भी ध्यान में रखना है। तो इससे डायरेक्ट सवाल बनते हैं। ठीक, क्लियर है यहाँ तक बात? चलो अब हम देखते हैं कि सवाल कैसे आते हैं, प्रॉब्लम्स कैसे पूछी जाती है, इस पे हम ध्यान देंगे। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे और फिर उनको डिस्कस करेंगे। और ये सबसे आसान पार्ट है। देखो, फैक्टर्स ऑन विच enthalpy of reaction depends। ये देखना है वो कौन से फैक्टर हैं जिन पर किसी रिएक्शन की एंथैल्पी डिपेंड करती है। देखिएगा, पहला है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, यानी कि किस स्टेट में आपका प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है ना, इस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, देखो अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी हम लिखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे हाइड्रोजन एक गैस है, इट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन गैस एंड इट फॉर्म H2O वेपर। H2O का वेपर बन रहा है। तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू आ रही है, देखो क्या, -60 मान लिया किलो जूल आ रही है इसकी। अब सेम रिएक्शन को हमने दूसरी तरह से लिखा, देखो H2O गैस प्लस O2 गैस। अच्छा ये बताओ, नेचर में वाटर किस फेज में रहता है, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में? लिक्विड में रहेगा। अब हाँ, अब देखो, अब ये लिक्विड फेज बना और यहाँ डेल्टा एच की वैल्यू आई है -70। ठीक है, अब देखो मजेदार बात, अब फेज का इफेक्ट आपको समझ में आ रहा होगा, फिजिकल स्टेट का समझ में आ रहा है। अगर हमको H2O वेपर मिल रहा है, H2O वेपर मिल रहा है, तो एनर्जी कितनी आ रही है, डेल्टा एच कितना आ रहा है, -60। और अगर हम इसी को लेंगे लिक्विड स्टेट में, तो डेल्टा एच क्या आएगा, -70। हाँ कि ना? तो देयर इज अ डिफरेंस इन एंथैल्पी चेंज। यहाँ पर देखा जाए दूसरे वाले केस में तो -10 किलो जूल एनर्जी ज़्यादा निकल रही है। हाँ कि ना? और ये फ़र्क क्यों आ रहा है पता है? क्यों आ रहा है ये फ़र्क? क्यों, देखो इतना तो सब लोग जानते हैं कि गैस की जो एनर्जी होती है वो लिक्विड से ज़्यादा होती है। तो जब आप इसको गैस फेज में लोगे ना, तो गैस को आप कन्वर्ट करोगे लिक्विड में, तो इसको क्या करना पड़ेगा, कंडेंस। क्या करना पड़ेगा, कंडेंस। कंडेंस समझते हो ना? सिर्फ खाना बनता है, ऊपर प्लेट रख देते हैं, जैसे ही आप प्लेट हटाते हो तो बहुत सारा पानी गिर के आता है। तो कंडेंस का मतलब कन्वर्जन ऑफ स्टेट। तो कंडेंस करेंगे तो लिक्विड बनेगा, और लिक्विड की जो एनर्जी है वो गैस से तो क्या है, कम है कि नहीं? तो इसका मतलब इसको और एनर्जी लॉस करना पड़ेगा। तो इफेक्ट समझ में आ गया आपको? प्रोडक्ट अगर हम लिक्विड में ले रहे हैं, इसे इस केस के लिए, तो डेल्टा एच की वैल्यू मोर नेगेटिव है ना। और अगर हम प्रोडक्ट किस में ले रहे हैं, गैस स्टेट में ले रहे हैं, तो डेल्टा एच की वैल्यू लेस नेगेटिव। नेगेटिव तो होनी है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और यही एक वजह है, देखो अर्थ पे अगर हम देखें ना किसी भी चीज को, अगर आपने ग्लोब को देखा है कभी, देखा है, तो ज्यादातर पार्ट आपको या तो ग्रीन नजर आएगा और या नजर आएगा ब्लू। हाँ कि ना?
किसको प्रेजेंट करता है? वो वाटर को प्रेजेंट करता है। इसका मतलब वाटर क्या है? लार्ज अमाउंट में अवेलेबल है। हाँ, ये अलग बात है कि पोर्टेबल वाटर कम है, पीने वाला कम है, लेकिन पानी की वैसे कोई कमी है नहीं। अब लार्ज अमाउंट में क्यों है? किसी भी चीज का लार्ज अमाउंट में होने का मतलब है कि वो काफी स्टेबल है। क्या है? स्टेबल है। और स्टेबल है मतलब उसने अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा लॉस किया है। बात समझ में आ गई है आपको? अच्छा, अब देखो सेम एक और चीज, कॉफी बनते हुए देखिए कभी? कॉफी कॉफी की एक मशीन होती है, उसमें हम पानी भरते हैं लिक्विड स्टेट में और इसको हीट करते हैं। उसमें हीटर होता है मशीन में, और कुछ नहीं है, एक हीटर है। तो वो बनाता है स्टीम, जिसको हम वेपर बोलते हैं, है कि नहीं? अब क्या किया आपने? ये जो देखो अभी हमने लिखा था ना कि इसकी 70 किलोजूल है और इसकी कितनी है? 60 किलोजूल। तो माइनस का मतलब क्या है कि आपको यहां तक पहुंचने में, इससे यहां तक पहुंचने में आपको 10 किलो जूल देना पड़ेगा इसको। तो आप उस 10 किलो जूल को देते हो। और इसीलिए एक 9th क्लास में क्वेश्चन था कि जो स्टीम होती है ना, उससे सीवियर बर्निंग होती है। और कॉफी के लिए स्टीम का यूज भी इसलिए करते हैं क्योंकि हाई एनर्जी है, वो जल्दी से उसको मैश कर देगी। क्लियर हो गई बात ये एकदम ना? तो पहला फैक्टर समझ में आ गया आपको फेज का, कि फेज किस तरह से एंथैल्पी को वो करती है। दूसरा फैक्टर लेते हैं हम, एलोट्रॉपिक फॉर्म। सेकंड इज द एलोट्रॉपिक फॉर्म। एलोट्रॉपिक फॉर्म, बहुत सारे आपने ऐसे एलिमेंट्स देखे जिनके एलोट्रॉप्स होते हैं। कार्बन का बताओ जरा, कौन कौन सा एलोट्रॉप होता है? हम्म डायमंड है, ग्रेफाइट है, और एक और था फुलेरिन। हाँ कि ना? अभी पी ब्लॉक आएगा नेक्स्ट में, तो पी ब्लॉक में हम इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से, इसकी स्ट्रक्चर को। अब देखो सबका मतलब क्या, अगर मैं आपसे पूछूं कि डायमंड का फॉर्मूला बताओ, क्या फॉर्मूला है बताओ जरा डायमंड का? सी। ग्रेफाइट का फॉर्मूला क्या है? और फुलेरिन का क्या है? C60। फुलेरिन है C60। अब दोनों कार्बन ही तो है, फर्क क्या है? बोथ आर द एलोट्रॉप्स ऑफ ईच अदर। एलोट्रॉप्स ऑफ ईच अदर मतलब इनकी फिजिकल जो फॉर्म है ना, डायमंड के बारे में सब जानते हैं कि ये चमकदार होता है, क्लियर होता है इसके अंदर। ये ग्रे कलर का होता है, कोई चमक नहीं होती। तो फर्क क्या है? कंटेंट बेसिकली एक है, लेकिन फिजिकल स्टेट का फर्क है। तो इस फिजिकल स्टेट के फॉर्म को ही हम बोलते हैं एलोट्रॉपी। ठीक है? ठीक। अब देखो, अब फर्क समझना है हमको कि आपने कार्बन लिया किस फॉर्म में? डायमंड की फॉर्म में। ठीक। अगर कार्बन में हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे, यानी जला रहे हैं, सिंपल ऑक्सीजन ऐड का मतलब है किसी भी चीज को बर्न कर रहे हो, क्या बनता है प्रोडक्ट? कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और इस रिएक्शन का एक एंड प्रोडक्ट होगा, डेल्टा एच होगा, उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। हाँ कि ना? सब जानते हैं ना, कार्बन इज ए फ्यूल, और फ्यूल को जब बर्न करते हैं तो हमको एनर्जी निकलती है, निकलती है। बर्निंग ऑफ फ्यूल इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाँ कि ना? तो ये मान लेते हैं हम कि डेल्टा एच इसका, इसको डेल्टा H1 मान लेते हैं। ये एक एलोट्रोपिक फॉर्म लिया, इसका डेल्टा एच क्या है? डेल्टा H1 है। दूसरा हमने क्या किया,
कार्बन लिया और कार्बन को क्रश कर दिया, उसका पाउडर बना दिया। इसको बोलते हैं एमोरफस। एमोरफस समझते हो? एमोरफस का मतलब पाउडर फॉर्म। आपने इसमें ऑक्सीजन डाला, फिर से क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अभी जो डेल्टा एच आएगा वो ये रिएक्शन 1 हो गया और ये रिएक्शन 2 हो गया, तो इसका डेल्टा एच हम मान लेंगे डेल्टा एच 2। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछें कि देखो यहाँ पर भी कार्बन दिख रहा है, यहाँ पर भी कार्बन दिख रहा है, तो इन दोनों रिएक्शन के डेल्टा एच में क्या रिलेशन है? क्या ये दोनों एक हैं? बोलो, दोनों एक होंगे क्या? बोलो, डेल्टा एच एक होगा क्या दोनों? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यही हम बता रहे हैं कि एलोट्रॉप्स का फर्क भी पड़ता है। क्यों? सब जानते हैं कार्बन, ये जो डायमंड होता है ना, इस डायमंड के अंदर कार्बन वेल अरेंज्ड होते हैं, टाइटली अरेंज्ड होते हैं, पैक्ड होते हैं। और एमोरफस स्टेट में क्या है, कार्बन के पार्टिकल में कोई बॉन्डिंग उस तरह की है नहीं, तो बॉन्ड बनाने में भी तो एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है ना। तो बोथ प्रोसेस में एलोट्रॉपिक फॉर्म की जो एनर्जी होती है, एंथैल्पी होती है, वो सेम नहीं हो सकती। आ गई बात समझ में? चलो, 2 पॉइंट समझ में आ गए। एक फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है, दूसरा एलोट्रॉपिक फॉर्म पे। तीसरी बात है, जब रिएक्शन को करेंगे ना, तो वो किसी ना किसी सॉल्यूशन में होगा, यानी इसको सॉल्यूशन फेज में लाना पड़ेगा, पानी में डालना पड़ेगा। तो तीसरा फैक्टर भी यही है, सॉल्यूशन इन विच रिएक्शन टेक प्लेस। इस पे भी डिपेंड करता है कि आप किस फेज में रिएक्शन को, किस सॉल्यूशन में, जिस सॉल्यूशन में आप करवा रहे हो ना रिएक्शन को, उस पे भी डिपेंड करता है। और लास्ट फैक्टर है टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये तो केमिस्ट्री की रीड है, क्योंकि लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। तो कोई भी गैस होगी लॉज को फॉलो करेगी, और स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पे उसकी प्रॉपर्टी अलग रहेगी। ठीक है, इसके लिए हमने एक कंडीशन भी मानी है जिसको हम एसटीपी बोलते हैं। पहले चलता था एनटीपी। एनटीपी का मतलब था नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो नॉर्मल टेम्परेचर हमारा 25-22 के आसपास मानते हैं, और स्टैंडर्ड को मतलब हम 1 डिग्री मान लेते हैं, या जीरो, एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो मान के मानते हैं। तो इसको हम केल्विन में लेते हैं सीधा, 298 केल्विन। और प्रेशर को हम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर है। और कॉन्सेंट्रेशन कितनी मान के चलते हैं? 1 मोल। हाँ के ना? ठीक है, यानी कि इस कंडीशन में टेम्परेचर ले लिया आपने 298 केल्विन, प्रेशर आपने ले लिया 1 एटमॉस्फेयर, और कॉन्सेंट्रेशन आपने ले लिया कितना? 1 मोल। तो इसमें जो आप एनर्जी यानी एंथैल्पी निकालोगे ना, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी। और बुक में आप खोल के देखिएगा, एक टेबल बन रही होगी और जगह जगह लिखा होगा इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी इतनी होती है, इसकी इतनी होती है। ऐसे डेटा हमारे पास होते हैं, और न्यूमेरिकल अगर आता है तो उसमें देते भी हैं वो। ठीक, पर कुछ बातें जो हमको ध्यान में रखनी है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी, हर चीज को रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती। अब याद रखो कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी बहुत सारे केसेस में जीरो भी होती है। क्या होती है? अब वो कौन सी चीजें हैं? अगर कोई चीज अपनी नेचुरल स्टेट में है, ध्यान से सुनो, अगर कोई चीज अपनी नेचुरल स्टेट में है, नेचुरल मतलब जिस फॉर्म में वो नेचर में मिलता है, फ्री, नेचुरली अकरिंग स्टेट में,
फ्री नेचुरली अकरिंग स्टेट में, यानी जिस फॉर्म में वो नेचर में होता है ना, उसी फॉर्म में अगर हमारे पास है तो हम उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी को जीरो मानेंगे। ठीक है। और एक बात और है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी के लिए हम एंथैल्पी चेंज के लिए लगाते हैं डेल्टा एच, और जब स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो इसके ऊपर एक नॉट लगा मिलेगा आपको, डेल्टा एच नॉट किसको रिप्रेजेंट करता है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी। आ गई बात समझ में? अब देखो, अब आप खुद पता चलेगा आपको कि डेल्टा एच नॉट फॉर H2 क्या होगा, बताओ। जीरो होगा, क्योंकि H2 एक गैस है, नेचुरल स्टेट में होता है। डेल्टा एच नॉट फॉर Cl2 क्या होगा, बताओ। ये भी जीरो हो जाएगा। इसी तरह डेल्टा एच नॉट N2 क्या होगा, बताओ, है ना? समझ में आ रही है बात यहां तक? अच्छा, डेल्टा एच नॉट फॉर ग्रेफाइट क्या होगा, बताओ। बोलो। हाँ चलो, जीरो। और डेल्टा एच नॉट फॉर डायमंड क्या होगा? नो, इट्स नॉट जीरो। यही देखने के लिए तो बात कि डायमंड का जीरो नहीं हो सकता। नेचर में ग्रेफाइट ज्यादा होता है या डायमंड ज्यादा होता है, बताओ। ग्रेफाइट ज्यादा होता है। मतलब ग्रेफाइट जो है ना, वो एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है। नेचर में जो बहुत सारी चीज होती है, यानी मतलब नेचुरल है। लेकिन डायमंड जो होता है ना, डायमंड वो कन्वर्ट होता है, ग्रेफाइट से कन्वर्ट होके डायमंड बनता है। कहते हैं ना, कोयले की खान में निकलता है। तो बहुत स्पेशल प्रोसेसेस में ये बनता है। तो ये नेचुरली अकरिंग नहीं है। अगर नेचुरली अकरिंग होता तो बहुत सारा होता ना। तो ऐसे केस में इसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। आई बात समझ में? जैसे सल्फर है, सल्फर भी की जो कई सारे एलोट्रॉप्स होते हैं, S8 फॉर्म है। ये नेचुरली अकरिंग होता है और इसकी भी जीरो होगी। तो जो नेचुरली है ना, उसका जीरो है, और बाकी का वैल्यू कुछ ना कुछ होता है जो हमको टाइम टाइम पे दिए होता है। ठीक है। अच्छा, अब देखो, समझ में सब आ गया। बस अब इसका लेबल चेंज करेंगे हम। अलग अलग प्रोसेसेस के नाम पर हम इसका नाम रख रहे हैं एंथैल्पी का। अगर किसी रिएक्शन में कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसके अंदर जो एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे उसको हम? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो लेते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सिंपल सी डेफिनेशन है, देखो। अमाउंट ऑफ एंथैल्पी क्या है? एक तरह का हीट है। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड। अब देखो, हमने पढ़ा, ध्यान से ध्यान दो, कि एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक हो सकता है। अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो एंडोथर्मिक, या रिलीज्ड तो एक्सोथर्मिक। व्हेन 1 mole of a compound is formed by its constituents elements in their free natural state। बोलो, बात समझ में आएगी?
कोई भी कंपाउंड आप बना रहे हो, है ना, तो ऑब्वियसली वो किसी चीज से बना होगा। जैसे ए और बी को आपने मिलाया, बना सी, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हो गए ए और बी, हाँ के ना। अच्छा, और हमें बात करना है ये बनाना सी, सी हमारे लिए प्रोडक्ट है। सी का कितना चाहिए हमको, 1 मोल। तो 1 मोल बनाने के लिए किससे, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से बनाने के लिए जितनी हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, यानी आप उसको एनर्जी दोगे या लोगे, तो उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सही है। तो देखो, यानी कि H2 प्लस ऑक्सीजन, क्या बनाया था हमने, H2O। एक ही बच्चे की आवाज आती है, बाकी किसी की आवाज नहीं आती। तो हम इसको बोल सकते हैं डेल्टा H फॉर H2O, है ना। लेकिन देखो, इसी का नाम, क्योंकि H2O का फॉर्मेशन हुआ ना, तो इसको हम बोल सकते हैं डेल्टा H फॉर्मेशन। ठीक है, दोनों का मीनिंग एक है। यानी कोई प्रोसेस की शक्ल देखो बन रहा है, तो उसको हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल सकते हैं। क्लियर हो गई बात। ठीक है, चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं, उससे डाउट्स और क्लियर होंगे। एक रिएक्शन में लिख रहा हूं, CH4 गैस। क्या है CH4? गैस है, लेकिन नाम क्या है, मीथेन है। मीथेन एक फ्यूल है, सब जानते हैं। इसको हम बर्न कर रहे हैं। When we react with oxygen, it means we are burning. We will get carbon dioxide and water. क्लियर हो गई सबको बात। ठीक है, ये एक सवाल हमको दिया है, ये कह रहा है कि इस रिएक्शन के लिए ना आपको हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। क्या डिटरमाइन करना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है इस रिएक्शन के लिए। कैसे निकालेंगे भाई, हमको डेल्टा H ही निकालना है। कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस करेंगे। ये सिंपल फॉर्मूला है भाई। H क्या है, स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन क्या करेगा, जो स्टेट डिफरेंस से आएगा। तो स्टेट हमारे पास दो है, एक तो प्रोडक्ट बनने की और एक रिएक्टेंट बनने की, हाँ के ना। चलो, अब दिया क्या है, अब ऐसे में न्यूमेरिकल देखना, बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल होंगे, अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, और घबराना नहीं है, करते रहना उनको। इसने कहा कि CH4 जो है ना, उसका जो एनर्जी है या एंथैल्पी है वो है 80 किलो जूल पर मोल। CO2 का कितना है, CO2 का दे रहा है 400 किलो जूल पर मोल। H2O का कितना दे रहा है, 300 किलो जूल पर मोल। ये गिवन डाटा है, और इससे हमसे कह रहा है कि आप बताओ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताना इस रिएक्शन का। फॉर्मूला ये है केवल, सिंपल सा। ठीक है, तो ऑक्सीजन के बारे में इसने कुछ नहीं बताया। तो पहली बात तो हमने क्या बताई थी, अभी जस्ट बताई थी कि ऑक्सीजन का जो एंथैल्पी होता है, बिकॉज ऑक्सीजन इज ए नेचुरली अकरिंग, तो इसकी क्या हो जाएगी वैल्यू 0। तो ये ध्यान रखना है कि अगर किसी चीज का नहीं दिया है तो घबराना नहीं, हमको देखना है क्या हमको पता तो नहीं है उसका पहले से। चलो फॉर्मूला लिखेंगे डेल्टा H। तो HP प्रोडक्ट कौन कौन है, देखो भाई, प्रोडक्ट है CO2 और H2O, है ना। तो CO2 कितना दिया है इसने, -400 में ऐड करोगे। अब देखो एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें इसने जो वैल्यू दी होती है ना, ये 1 मोल की होती है। अभी लिखा ना हमने, जो डाटा दिया होता है वो 1 मोल के लिए होता है, लेकिन बन कितना रहा है हमारे पास यहाँ, 2 मोल। तो आपको 2 की वैल्यू लिखनी है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू -300,
ये किसका हो गया? ये हो गया HP, प्रोडक्ट का हो गया। इसमें से माइनस क्या करना है? रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में क्या था? CH4 था, 80 दिया है, तो -80। ऑक्सीजन दिया था हमको, ऑक्सीजन की वैल्यू क्या थी? 0। ये हो गया हमारा HR। सही है कि नहीं है बोलो? सॉल्व कर दो फटाफट से। तो सॉल्व करते हैं, देखो ये कितना आ गया, -400, और ये कितना हो गया? -600 माइनस, ये तो माइनस है ही, ये प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया देखो, -1000 प्लस 80। तो हमारे पास आ गया 920 किलोजूल डेल्टा H। और डेल्टा H क्या है? हाँ, -920, एक्सोथर्मिक है तो -920। ठीक है, तो ये आ गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ऐसे बहुत सारे सवाल दिए हैं अलग अलग प्रोसेसेस के। दिमाग केवल इतना लगाना है, डाटा को फिट करना है, और सबसे सबसे बड़ी बात है कि फॉर्मूला इतना आसान है ना, डेल्टा H इज इक्वल टू HR माइनस HP, बस इतना सा ध्यान रखना है। प्लस माइनस का ध्यान रखो, और किसका जीरो हो सकता है ये ध्यान रखो बस। हाँ हाँ, सॉरी। HP माइनस HR। ठीक है, चलो एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल करते हैं जिससे कि हमको और क्लियर होगा, थोड़ा सा उसको और बढ़ा के लेंगे। सवाल देखो, एक रिएक्शन हमको दिया है, रिएक्शन है NH4NO3। इसका नाम बता दो जरा पहले। अमोनिया, NH4NO3 लिखा है। इसका नाम है अमोनिया। देखो NH4 लिखा है और NO3, तो इसको बोलते हैं अमोनियम, और बचा NO3 को क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। किसी भी नाइट्रेट को जब हम डिकम्पोज करते हैं तो NO2 बनता ही बनता है। यहाँ बन, सॉरी, NO2 नहीं, यहाँ बन रहा है N2O। N2O, ये रिएक्शन दिया है। ठीक, गिवन क्या है ये भी चेक करना है कि N2O गैस की वैल्यू है +80 किलोजूल, H2O लिक्विड की वैल्यू है -300 किलोजूल, और एक और चाहिए हमको NH4NO3, सॉलिड की वैल्यू है -400 किलोजूल। समझ में आ गया बात? अब सवाल क्या पूछ रहा है? ये कह रहा है कैलकुलेट डेल्टा H एंड डेल्टा U फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए आपको डेल्टा H और डेल्टा U कैलकुलेट करना है। निकालो डेल्टा H, तुम निकालो। कैसे निकालोगे बोलो डेल्टा H? क्या फॉर्मूला बताया था? HP माइनस HR। सिंपल सा फॉर्मूला, इससे छोटा फॉर्मूला कोई हो नहीं सकता। रखो वैल्यूज, पहले H निकालेंगे, रखो वैल्यू, डेल्टा H। HP क्या है भाई? प्रोडक्ट क्या बन रहा है? N2O की वैल्यू कितनी दी है? तो +80 रख दो। फिर क्या दिया हुआ है? दूसरा प्रोडक्ट है हमारे पास वाटर, है ना, मोल 2 इंटू वैल्यू
-300 में से क्या माइनस करना है, क्या माइनस करना है, पैच आर कितना है ये 400, सही। करो इसको सॉल्व करो, +80 -600 प्लस प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस कितना आया देखो, सॉल्व करो, -120 किलो जूल, ये आ गई वैल्यू हमारे पास डेल्टा एच की। तो ये तो हमने अभी ताज़ा ताज़ा पढ़ा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब निकलवा रहा है डेल्टा यू। अब डेल्टा यू कैसे निकालें, अरे भाई बहुत आसान, फॉर्मूला जानते हैं ना हम, इससे पहले यही पढ़ा था, हाँ के ना, कि ये पढ़ा था ना हमने, और हमने देखा था कि इसमें केवल एक चीज़ पता होनी चाहिए हमको, वो है डेल्टा एन जी। तो निकालो फटाफट डेल्टा एन जी, क्या था, एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट, वो भी कौन से, गैसियस ओनली, हाँ के ना। देखो प्रोडक्ट में गैस एक है, रिएक्टेंट में कोई नहीं है, ज़ीरो, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आ गई, रखो वैल्यू, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन डेल्टा एन जी आर टी। निकालना क्या है आपको, डेल्टा यू निकालना है, क्या रखे बताओ, कैसे निकालेंगे, जरूर सॉल्व कर दोगे ना, तो आगे डेल्टा एच की वैल्यू पुट करो, डेल्टा एच की वैल्यू पुट करो, कितनी आई थी, माइनस, अच्छा, और एन जी की वैल्यू कितनी आई थी, 1, है ना, और यू निकालना है, एन जी की आ गई, आर की वैल्यू क्या है, गैस कांस्टेंट, और टी की वैल्यू क्या है, टेम्परेचर, कितना लेंगे हम टेम्परेचर को, 298 केल्विन, और आर की वैल्यू कितनी लेंगे, 8.314। सॉल्व कर लेना इसको, आगे कर लोगे ना, इसको सॉल्व कर लेना, इस तरह के सवाल, ठीक। इसमें से एक खोल दो ना पापा, इसमें से एक सुबह सुबह शुरू हो गया नन्ना यार, एक ही तो बचा है, ये तो कर ही दिया खत्म तूने, चल जा, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन था। अब देखो केवल नाम बदलेगा, क्या बदलेगा, नाम, नाम बदलेगा, और सवाल वो का वो है। दूसरा हम देखते हैं, मुझे नहीं आना, नहीं, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, अभी पढ़ा था हमने फॉर्मेशन, फॉर्मेशन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, जलाना, सेम चीज है, डेफिनेशन भी मॉडिफाई कर दो, पहले फॉर्मेशन के लिए बोल रहे थे, अभी कंबस्शन के लिए बोलेंगे, अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड, और क्या लिख सकते हैं, released when 1 mole of a compound is combusted completely in excess of air, ठीक है। डेफिनेशन में बस जहां कंबस्शन लिखना है वहां कंबस्शन लिख दो, फॉर्मेशन लिखना है वहां फॉर्मेशन लिख दो, हमेशा 1 मोल के लिए रखना है, ठीक, ठीक है ना। अब देखो रिएक्शन देखो, CH4 गैस प्लस 2O2
गैस, CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। अब यहाँ जो डेल्टा एच आएगा ना, पता है ना आपको कैसे आएगा? प्रोडक्ट में से, बस आपको लिखना क्या है जी, इसको जब देखोगे ना आप कि किसी भी चीज़ में आप जब ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो तो वो रिएक्शन होती है कंबस्चन, वैसे तो होती है ऑक्सीडेशन, लेकिन जब एनर्जी साथ में हो, ऑक्सीडेशन प्लस हीट साथ में हो, तो इट विल बिकम कंबस्चन। तो इसको हम बोल देंगे डेल्टा एच को डेल्टा एच सी। क्या बोल देंगे? डेल्टा एच सी। बस इतना सा नाम बदल देना है, लेबल बदल देना है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है? अब देखो, याद रखो, बुक को खोलना, उसमें बहुत सारे नाम होंगे, जैसे कंबस्चन देखा, फॉर्मेशन देखा, ऐसे फ्यूजन होगा, ऐसे इवेपोरेशन होगा, सबको नोट कर लेना, कंप्लीट कर लेना है। समझ में आ गई बात मेरी सबको? इट्स योर होमवर्क। सबका तरीका एक ही है, मैंने 2 एग्जाम्पल बता दिए हैं। ऐसे ही इवेपोरेशन होगा या वेपराइजेशन होगा, फ्यूजन होगा, इस तरह से अलग अलग हेड में एंथैल्पी लिखी होगी, तो सबको आप नोट्स में प्रिपेयर कर लेना। उसको सबको मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि तरीका सबका एक ही है। ठीक है? चलो एक छोटी सी बात और खत्म करते हैं कि देखो, अभी हमने कंबस्चन पढ़ा ना, तो हम कहते हैं कि एक फ्यूल बहुत अच्छा है, गुड क्वालिटी, कि ये अच्छी क्वालिटी का है, ये खराब क्वालिटी का है। तो कैसे डिसाइड होता है? उसका एक फैक्टर है कैलोरीफिक वैल्यू, और ये क्या होती है कि किसी के 1 मोल को बर्न करने पर, सॉरी 1 ग्राम को, किसी भी फ्यूल के 1 ग्राम को बर्न करने पर जो एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा, तो इसका मतलब फ्यूल कैसा, फ्यूल को हम अच्छा मानेंगे, है कि नहीं? वो तो छोटी में आ जाएगी ना, किलो जूल की जगह आप जूल लिख दो वहां पे। नहीं, या 1 किलो, पहले शायद 7th 7th में 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम भी लिख सकते हो। चलो देखो, एक सवाल देखो, डेल्टा एच सी ऑफ CH4 दिया है 900 किलो जूल पर मोल, और डेल्टा एच सी ऑफ C4H10 दिया है -3000 किलो जूल पर मोल। बताओ कौन अच्छा फ्यूल है दोनों में से? कैसे पता चला? कैसे? कहाँ ज्यादा, कैसे पता चला इसमें एनर्जी ज्यादा निकल रही है? देखो अभी समझ में आएगा। हमने बोला 1 ग्राम के लिए, देखो मैं बताता हूँ अपनी बात को। 1 ग्राम कैसे निकालेंगे? जो CH4 है ना, CH4 का 1 मोल समझेंगे, और 1 मोल में कितने होते हैं? 16 ग्राम। और 16 ग्राम को जब आप जला रहे हो, कितनी एनर्जी आ रही है? हैं? जितनी भी आ रही है, देखो अपने करना, और 1 ग्राम के लिए कैलकुलेट करो इसी तरह। इसी पर हम C4H10 के लिए, इसका भी हम ले लेंगे क्या? मोलर मास। जो एनर्जी दी है 1 ग्राम के लिए निकालोगे, तो जो वैल्यू आएगी ना,
वो अपने आप आपको बता देगी कौन अच्छा है। ठीक है, किसी को भी चेक करने के लिए, चाहे वो अपने मन से वैल्यू लिख दे, आप किसी को भी ऐसे चेक कर सकते हो कि 1 मोल से हम डिफाइन करते हैं, तो 1 मोल का मतलब 1 मोलर मास वो दिया होता है, तो 1 ग्राम में उसको निकाल लो, तो आपको पता चल जाएगा कि वो ये एक फैक्टर है। कैलोरीफिक वैल्यू जो है ना, ये एक फैक्टर है, इसके साथ बहुत सारे फैक्टर होते हैं, अवेलेबल कितना है, पॉल्यूटेंट कितना है, ये सारी चीज़ें भी साथ में होती है। चलो आज के लिए काफ़ी है। होमवर्क क्या है सबका, कि जितने भी तरह की एंथैल्पी है ना, वो सारी आपको कर लेना है।